जय हिंद साथियों। आज आपका जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का, उस पेपर पर आधारित उन सभी शिफ्ट पर आधारित साथियों एक मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है। मैं कहूँगा ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड सवाल है, यानी कि जैसे आपके इस बार एग्जाम आया है, जैसे शिफ्ट पूछी गई है, उसमें देखा गया है साथियों क्या माइंडसेट है एग्जामिनर का और वो क्या सोचकर किन टॉपिक से सवाल ले रहा है। तो साथियों उन्हीं टॉपिक से आज की इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। मैं कहूँगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर साथियों यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर साथियों मैंने जीके का निचोड़, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग को और साथियों मैथ को कवर अप करने की कोशिश की है। चलिए तो साथियों सबसे पहले जीके जीएस के साथ आपके सामने कुछ सवाल आएंगे, इनको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है साथियों। तो विक्रम साराभाई कौन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए धौलावीरा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, ये कहां पर है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों गुजरात में है धौलावीरा स्थल। उसके बाद देखिए करके किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। तो एकता प्रणाली को किसने शुरू किया था, अगर आपका जवाब इल्तुतमिश है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कहने के पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। देखिए साथियों पानीपत की दूसरी लड़ाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और पहली लड़ाई कब हुई थी ये कमेंट सेक्शन में बताइए। तीसरी लड़ाई मैं आपको बता देता हूं, तीसरी लड़ाई हुई थी साथियों 1761 में, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही है। कहने के होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे साथियों बताइए। तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, बिल्कुल सही साथियों एनी बेसेंट अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए आप लोग कह रहे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए, यानी कि किस संविधान से लिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही साथियों मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं। तो ये 7वीं अनुसूची में शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो पृथ्वी का साथियों मैं कहूंगा मेंटल वाला भाग जो है ये साथियों मैग्मा का मुख्य स्रोत है, आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि जो एटलस पर्वतमाला है ये किस महाद्वीप में स्थित है, मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एशिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में, अफ्रीका में। साथियों देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, बस आप इन क्वेश्चंस को देखते जाइए, ये कैसे आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं ये आपको भी नहीं पता, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आपके एग्जाम में आपके कंप्यूटर पर साथियों क्वेश्चंस गुजरेंगे ना, तब आपको साथियों इनका फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए आप इन सवालों को आप लोग तैयार करते रहिए। तो एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये किस वर्ष में साथियों पेश किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि ये 2009 में पेश किया गया था, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में साथियों दिया गया था। यानी कि जो गणगौर नृत्य है ना साथियों, गणगौर एक तरीके से अगर बात करें भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो आपका जवाब अगर राजस्थान है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गणगौर जो है ना ये क्या है, ये एक लोक नृत्य है, और ये कब किया जाता है, राजस्थान में एक त्योहार होता है गणगौर त्योहार, उस गणगौर त्योहार के अवसर पर साथियों गणगौर लोक नृत्य किया जाता है, यानी कि गणगौर लोक नृत्य भी होता है और ये त्योहार का भी नाम है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये तो सरोद वादक हैं, सरोद वादक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि जो आनंद मठ उपन्यास है इसके लेखक कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसके लेखक दीन बंधु मित्रा नहीं, सुब्रमण्यम भारती नहीं, भारतेंदु हरिचंद नहीं साथियों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भगवत गीता सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद तो चार्ल्स विलिंगसन के द्वारा किया गया था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए। तो ये तो साथियों हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कब, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कह रहे कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था, फटाफट बताइए। तो क्या डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था, मैं कहूंगा बिल्कुल आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि एफएओ एक विशेष एजेंसी है जो यूएन यूनाइटेड नेशन की ओर से कार्य करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एफएओ की फुल फॉर्म क्या होगी, फंड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, या फूड, साथियों यहाँ पर फूड होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एफएओ की फुल फॉर्म हो जाएगी।
कह रहे हैं कि जो एजरा कप है साथियों ये किस खेल में दिया जाता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं कि किस खेल में दिया जाता है, ये पोलो के खेल में दिया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। कह रहे हैं कि साथियों नाम द्रोलिंग मठ जो है ना ये किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित साथियों नाम द्रोलिंग मठ। उसके बाद देखिए विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह वृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया, तो वृहद संहिता को किसके द्वारा, मैं कहूंगा वाराह मिहिर के द्वारा वृहद संहिता को लिखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए यानी कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है, तो साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो। कार बराबर क्या होता है साथियों, कार की अगर बात करें कितना न्यूटन का काम किया गया, मैं कहूंगा 50 न्यूटन का काम किया गया। कितने मीटर तक विस्थापित किया गया, 10 मीटर तक विस्थापित किया गया है, तो साथियों आपका कितना कार्य हो जाएगा, मैं कहूंगा 500 जूल आपका काम हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो ये आपको याद रखना है साथियों, वेग की दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण। उसके बाद देखिए कह रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, तो मैं कहूंगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। अगला सवाल देखिए एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, बताइए। तो ठोस विलयन का उदाहरण मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, इस सवाल के जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रही कि इनमें से कौन सा एक उपधातु है, तो सीसा, ब्रोमीन, सोना, सिलिकॉन साथियों जो आपका है ना ये एक उपधातु है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप अपने एनटीपीसी एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आप 3 पीडीएफ देख लीजिएगा, देखकर चले जाइएगा, पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। देखिए जैसा आपका पेपर इस बार आया है ना वैसे 10 मॉडल आपके लिए तैयार किए गए हैं सॉल्यूशन के साथ। इसमें रीजनिंग होगी, जीके होगी, मैथ होगी। उसके बाद साथियों आपको पीवाई, क्योंकि देखा जा चुका है कि साथियों पीवाईक्यू जो पुराने पेपर हैं एनटीपीसी के उनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर उठा रहा है और बहुत ज्यादा सवाल उठा रहा है, तो आपको वो भी पीडीएफ दी जाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की भी पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो ये पीडीएफ अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, 45 रुपीज की बात है। मैं कहूंगा सारे लोग इसको लीजिएगा, पढ़िएगा और आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को साथियों अंजाम दीजिएगा, है ना। इसमें सब कुछ है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, सब सॉल्यूशन के साथ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पता सातु क्या कहा जाता है, ये तो सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सातु उसको जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, पैलियोटोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों प्राकृतिक चयन कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रही है मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है, बताइए। तो कहां पर होता है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर की अगर हम बात करें तो साथियों ये क्या किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल साथियों जो खमीर होता है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में ही कार्य करता है। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इस वृद्धि को साथियों गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इन सवालों को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से इन सवालों को आप लोग तैयार करिएगा अगर आप अपनी आगामी शिफ्ट को क्रैक करना चाहते हैं। तो कह रहे कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, देखिए कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि लेता है बैकअप, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो सही। कह रहे कौन सा सही नहीं, ये कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत बात है, आवश्यकता होती है साथियों बैकअप की। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं, सही बात है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है और यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, वायरस की फुल फॉर्म आपको पता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस यानी कि VIRUS का सही पूर्ण रूप क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट
रिजल्ट अंटिल सोर्स ये होगी, या वाइटल इंफॉर्मेशन होती है। रिसोर्सेज अंडर सीज ये होगी, बिल्कुल सही आपकी VIRUS की फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होगा। उसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो साथियों द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होता है बताइए? तो ये साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 डेसिबल होता है। 45 डेसिबल आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि रात्रि के समय 45 डेसिबल से ज्यादा आप, है ना, आवाज वगैरह ये सब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, शोर वगैरह इससे कम होना चाहिए और इससे कम ही होता है। जब 80 डेसिबल हो जाती है तो फिर वो शोर असहनीय हो जाता है, फिर दिक्कत होती है। यानी कि हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर बनेगा, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, अब करंट अफेयर के कुछ सवाल देख ले, क्योंकि करंट अफेयर के भी तो पूरे के पूरे 10 सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और साथियों मैंने ये समझ लीजिए 1000 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवाए हैं, पूरी 2024 उसमें साथियों कवर है ना। हर क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन है, जस्ट इसके नीचे इसका आंसर है कौन सा होगा, ऐसी PDF 1000 क्वेश्चन की कवर अप करवाइए। अगर आप वो 1000 क्वेश्चन देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि साथियों क्या आप सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, कुछ नहीं 7 8 10 में से 7 8 तो उसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है NTPC एग्जाम PDF का, वहां से जाकर आप उस PDF को भी ले लीजिएगा, पहले इस क्लास को देख लीजिए। कह के भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर बनेगा? तो ये साथियों कहां पर बनेगा? ये अयोध्या में बनेगा। अयोध्या आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ है? तो मैं कहूंगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ है। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, मुझे बताइए। चलिए तो आप लोग याद रखेंगे अनंत अंबानी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी बने हैं। अगला सवाल देखिए सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों चीन देश में किया गया है। चीन देश के जियामिन में साथियों इसका आयोजन किया गया। उसके बाद देखिए कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो टॉप 10 देशों की सूची में साथियों अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर D के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां से आपके सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं वो साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 30 सवाल आ रहे हैं साथियों रीजनिंग के। तो अगर आप चाहते हैं कि 30 में से आपके 30 सवाल बिल्कुल सही होना चाहिए तो इन चुनिंदा क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, ये पूरी रीजनिंग का निचोड़ है साथियों। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल है, कह रहे कि नेपाल का संबंध जैसे गाय से हो सकता है वैसे भारत का संबंध साथियों किससे होगा? बाघ से, शेर से, मोर से, गैंडे से। देखिए अगर बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय, है ना, एक तरीके से बात करें राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो गाय है नेपाल का। भारत का राष्ट्रीय जीव की अगर बात करें तो कौन सा है साथियों? क्या बाघ है? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों बाघ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और नेपाल का राष्ट्रीय पशु साथियों गाय है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहां पर आपके सामने एक नंबर सीरीज टाइप का एक सवाल आया है, इसमें साथियों आखिर है क्या ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए 67 के बाद 67, फिर 56, फिर 45, फिर सातों 34 34, फिर 23 23, ये क्या चल रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है सातों यहाँ पर क्या 56 आएगा, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि वाकई में यहाँ पर 56 आ सकता है या नहीं। देखिए अच्छा यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कितना घटाया गया? यहाँ पर 11 घटाया गया। और यहाँ पर कितना 0 घटाया गया है। यहाँ पर सातों कितना बढ़ाया गया? 11 बढ़ाया गया। और यहाँ पर कितना बढ़ाया? 0। यहाँ पर कितना बढ़ाया गया सातों? 11 बढ़ाया गया। और यहाँ पर कितना बढ़ाएगा? 0। यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा? 11 बढ़ाया जाएगा। और 45 और 11 56 ही होता है, यानी कि आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बता दीजिए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर सीरीज का सवाल है और सबसे पहले 69 है, उसके बाद साथियों 55 है, उसके बाद 26 है, और उसके बाद 13 है, और उसके बाद आपको बताना है कि आखिर यहाँ पर क्या आएगा। देखिए अगर बात करते हैं 69 से ये 55 कैसे हुआ है, इसमें एक लॉजिक है। देखिए इसमें आप जब इसको घटाओगे तो मामला आपका बनेगा नहीं, है ना, नहीं बनेगा। इसमें ये हुआ है ना, 6 नीम कितने होते हैं साथियों? 54 होते हैं। 54 में 1 प्लस कर दिया गया, 55 हो गया है। उसी प्रकार 5 पंजे कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 में 1 प्लस कर दिया गया, 26 हो गया है।
दो छंग कितने होते हैं साथियों, दो छंग 12 होते हैं साथियों, एक प्लस कर दिया गया है 13 हो जाएगा, 13 एकम सॉरी 3 एकम 3 होते हैं, एक प्लस कर दिया जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पर 4 आएगा, बिल्कुल साथियों यहाँ पर 4 आएगा और 4 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में DIARY को FLFXF लिखा जाता है, READ वाई को THFJF लिखा जाता है, तो ERROR को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो D जो होता है ना वो 4 पर होता है, I 9 पर होता है, A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, Y आपका 25 पर होता है। अब इसको मैं लिख देता हूँ साथ, तो इधर को लिख दूँ, F देखिए 6 पर होता है और L 12 पर होता है, F 6 पर होता है और ये आपका 24 पर होता है, X और F आपका 6 पर होता है। देखिए ये 4 है और ये 6 हुआ, यानी कि 2 बड़ा है, फिर 9 से यहाँ पर साथियों 12 हो गया, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया फिर 3 बढ़ाया गया, अब 1 से 6 हो गया है। मैं कहूँगा अब कितना बढ़ाया गया, जरा देखिए 5 बढ़ाया गया है। 18 से 24 हुआ है, अब यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 6 बढ़ाया गया है। और 25 से 6 हुआ है, अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितना बढ़ा दिया गया है, 7 बढ़ा दिया गया है ना, 7 बढ़ा दिया गया। अरे भाई 25 से 6 ऐसे हुआ है, 25 के बाद 26 यानी कि Z, उसके बाद ABCD ऐसे शुरू हो जाता है। क्या यही लॉजिक यहाँ पर लगा है, देखिए जरा R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, सबसे पहले 2 बढ़ाया गया, E 5 पर आता है, H 8 पर, उसके बाद साथियों 3 बढ़ाया गया, A 1 पर आता है, F 6 पर आता है, फिर 5 बढ़ाया गया। बिल्कुल साथियों यही लॉजिक आपका यहाँ पर भी लगेगा। देख लेते हैं, तो सबसे पहले 2 बढ़ाओगे क्या आ जाएगा, EFG यानी कि G आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 बढ़ाओगे तो U आ जाएगा, अब यहाँ पर 5 बढ़ाओगे तो साथियों W आ जाएगा। क्या GUW कहीं पर लिखा हुआ है, GUW बिल्कुल लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है कि निश्चित कोड भाषा में आई लाइक हॉलीडेज को SFTU लिखा जाता है ना, इसमें कुछ क्या मिसिंग है, देखिए जरा कुछ मिसिंग लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 3 है ना तो 3 यहाँ पर भी होना चाहिए। खैर, समर हॉलीडेज स्टार्टेड को NGTUMK लिखा जाता है और आई हेट समर को SFIONJ लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि समर के लिए साथियों यहाँ पर क्या कोड होगा। देखिए समर कहाँ पर है, समर एक तो आपका यहाँ पर है और एक समर आपका यहाँ पर है। तो देख लीजिए साथियों इसमें और इसमें क्या सेम है, NJ यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल लिखा है NJ, है ना। TU लिखा हुआ है ना, TU यहाँ पर नहीं है, उसके बाद MK भी नहीं, यानी कि NJ जो होगा वो आपका समर का कोड हो जाएगा। NJ ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ए का अर्थ है सातु प्लस, यानी कि ए जहां पर दिखे वहां पर प्लस लिख देना। एस की अगर बात करें, एस जहां पर दिखे माइनस लिख देना, और एम जहां पर दिखे वहां पर गुणा लिख देना, और डी जहां पर दिखे वहां पर साथियों भाग लिख देना। अब इसको आप सॉल्व करा लीजिए। और बी का अर्थ है ब्रैकेट, है ना, तो बी है तो साथियों ब्रैकेट आ गया। 700 यहां पर लिखा हुआ है, ए का मतलब प्लस होता है, प्लस लिख लिया। 110 लिखा हुआ है, एस का मतलब माइनस होता है, माइनस लिख लिया। फिर 90 आ गया, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का अर्थ है ब्रैकेट बंद, अच्छा ठीक है ब्रैकेट बंद कर लिया। उसके बाद डी आ गया है, डी का मतलब क्या होता है डिवाइड, डिवाइड आ गया, है ना, डी हो गया। अच्छा फिर से ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर दिया। 9 लिख लिया। एम की अगर बात करें, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब गुणा, गुणा लिख लिया। 10 आ गया। और एस का मतलब क्या है, माइनस है, और 10 आ गया। और एफ का मतलब साथियों क्या है, एफ का मतलब ब्रैकेट बंद है, ठीक है। यानी कि आपको इसको कैलकुलेट करना है तो साथियों कितना हो जाएगा जरा देखिए, 110 में से 90 जाएगा तो 20 बचेगा, 720 यहाँ पर हो जाएगा। और अगर बात करते इसकी तो ये 9 धाम 90 हो जाएगा, उसमें से जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। भाग कर दिए 0 0 8 14 8 72, 8 नीम आपका कितना हो जाएगा, 8 नी 72 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो 9 कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा आपका राइट आंसर, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर जैसे कि 8 4 2 12 को कैलकुलेट करके 13 बनाया गया है, उसी प्रकार 16 8 24 4 को कैलकुलेट करके 26 बनाया गया है। 14 प्रश्नवाचक चिन्ह और 22 2 को कैलकुलेट करके 22 बनाया गया है। कुल मिला के यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ी सी अगर हम लोग कोशिश अगर करें ना, जैसे कि 8 और 4 हम जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें। देखिए 8 4 हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 8 4 12 हो जाएगा। और ये अगर बात करें ये आपका 14 हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। चलिए तो अगर हम साथियों इसको घटा देते हैं, क्या साथियों यहाँ पर अगर बात करें
12 14 के बीच का नंबर अगर बात करते हैं साथियों कितना होता है 13, तो 13 ये लिखा हुआ तो है ना। उसी प्रकार अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों, है ना, ये आपका 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर साथियों क्या होगा 26 होगा, 26 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए। इसमें अगर देखिए 8, मान लीजिए ये ऑप्शन सही है, अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों 22 हो जाएगा, तो फिर तो 23 आना चाहिए। अगर हम 10 जोड़ते हैं तब भी नहीं हो पाएगा, 12 जोड़ते हैं तब भी नहीं आ पाएगा। अगर हम देखिए 14 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इनके बीच का नंबर साथियों क्या हो जाएगा मुझे बताइए 22 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, और 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि श्रवण उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है। किधर देख रहा है साथियों, डायरेक्शन का आपको ज्ञान है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर पूरब की अगर बात करें, उत्तर ये हो जाएगा, पूरब ये हो जाएगा, यानी कि इस तरफ वो देख रहा है। पहले वह 45 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। 45 डिग्री मुड़ेगा ना साथियों, तो वो इस तरफ ऐसे करके इधर को मुड़ेगा। कहेंगे फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर से 90 डिग्री मुड़ेगा तो वो इस तरफ साथियों मुड़ेगा। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 180 डिग्री मुड़ेगा तो अब वो साथियों यहां से इधर को आ जाएगा। अब वे किस दिशा में देख रहा है, तो ये साथियों पूरब दिशा होती है, यानी कि पूरब दिशा में देख रहा है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अन्न से मेल नहीं खाता है, कोट शर्ट जैकेट स्वेटर। देखिए स्वेटर जैकेट और कोट ये सब ठंड में काम आने वाली चीजें हैं, है ना, स्वेटर जैकेट कोट। लेकिन शर्ट की अगर बात करते हैं गर्मियों में पहनी जाती है, तो कुल मिला के सबसे अलग सबसे विषम कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल, एक तस्वीर की ओर, मान लीजिए ये तस्वीर है, एक तस्वीर की इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए महिला कहती है ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। देखिए मेरे दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे, यानी कि इस महिला के पिताजी हो जाएंगे। इस इकलौते बेटे का बेटा यानी कि अपने पिता के बेटे की अगर बात करें तो ये कौन हो जाएगी, अपने भाई की बात कर रही है, तो यानी कि वो इनका भाई है। तो तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, तो साथियों उस महिला का भाई लगता है, भाई लगता है, तो आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपके सामने से अब गुजरेंगे। साथियों अभी हम लोग मैथ के सवाल भी करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आप लोग कहेंगे सभी पुरुष रोबोट हैं, तो जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाइए। सभी पुरुष क्या हो गए, सभी पुरुष अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों रोबोट हो गए। कहने के सभी रोबोट जो है ना वो मशीनें होंगी, सभी रोबोट मशीनें हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी मशीनें पुरुष हैं। देखिए सभी मशीनें पुरुष नहीं हो सकती, रोबोट पुरुष हैं, कुछ हो सकता हो, कुछ लिखा हो, कुछ रोबोट पुरुष हैं, कुछ रोबोट पुरुष हैं, ये बात सही है। इतने रोबोट पुरुष हैं, ये सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आपका पालन करता है, आंसर आपका सही होगा। फिर से एक अगला सवाल देख लीजिए, कहने के सभी लड़कियां लड़के हैं, यानी कि सभी लड़कियां अगर बात करते हैं साथियों, है ना, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये लड़कियां हो गई। सभी लड़कियां जो है ना ये क्या है, ये लड़के हैं। सभी लड़कियां जो है ना ये क्या है, लड़के हैं। कह रहे कि सभी लड़के जो है ना, सभी लड़कों की अगर बात करें ये कौन है, ये साथियों पुरुष हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए, करके सभी लड़कियां पुरुष हैं, सभी लड़कियां पुरुष है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ पुरुष लड़कियां हैं, कुछ पुरुष लड़कियां, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। खेल, शतरंज, टेनिस। देखिए खेल की अगर बात करें तो टेनिस भी एक खेल है, शतरंज भी एक खेल है, तो मान लेते ये खेल हो जाएगा, ये शतरंज हो जाएगा और ये टेनिस हो जाएगा। तो ऐसा आरेख कहाँ बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अब यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैथ का पहला सवाल है साथियों, कह रहे कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी कि अगर एक स्कूल में लड़के 3 हैं तो साथियों लड़कियां 2 होंगी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर लड़के 30 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी साथियों, 20 होंगी, है ना। ये बॉयज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये गर्ल्स हो जाएंगी। ये भी कह सकते हैं 300 अगर लड़के हैं, है ना, 300 अगर लड़के हैं तो साथियों 200 लड़कियां होंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये आपको बताना। देखिए एक काम साथियों हम लोग ये करते हैं, इसको हम लोग 300 मान लेते हैं, क्योंकि 300 का 20% निकालना थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, है ना। चलिए
तो यहाँ पर अगर बात करें करें कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है लोगों को, ये हमें निकालना है। तो 20% को तो मिलती है, हमें 80% निकालना है ना। 300 का हमें 80% निकालना है, क्योंकि इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उसी प्रकार साथियों लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 200 है, और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। देखिए जरा कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लड़के और लड़कियों को। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 तियां 24, यानी कि 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। टोटल मिला के कितने लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो अगर बात करते हैं 390 लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बस इसको ही आपको प्रतिशत में बदलना है ना। नीचे साथियों क्या लिखेंगे आप, नीचे अगर बात करें लड़के, टोटल लड़के लड़कियां कितने थे साथियों, 500 थे। 500 में से आपको 390 का प्रतिशत निकालना है। जीरो से जीरो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 39 दूना कितने हो जाएंगे साथियों, 78 हो जाएंगे। यानी कि 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये आपका सही जवाब होगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात साथियों 17:3 है, ठीक है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, कितना है साथियों, 2.7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए कोई मिश्र धातु है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो सोना है उसमें, और साथियों क्या है, और दूसरी चीज उसमें चांदी है। कहने कि अगर सोना 17 है तो चांदी कितना होगा, चांदी 3 है। मान लेते हैं 17x अगर सोना है तो चांदी कितनी, 3x है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उस मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, यानी कि चांदी का वजन यानी कि 3x बराबर जो है वो 2.7 ग्राम है ना। तो मैं कहूंगा साथियों किससे गुणा कराई गई है, 0.9 से गुणा कराई गई है 3 की, तभी तो इतना आएगा, है ना। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोने का वजन कितना होगा, तो साथियों सोने का वजन 0.9 से गुणा कराई गई, 0.9 से इसकी भी आप लोग क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए, है ना। चलिए तो 0.9 से साथियों इसकी गुणा कराओगे, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, है ना, एक क्या आ जाएगा साथियों, 100, वैसे 17 नीम 153 होता है, तो 17 नीम 153 हो जाएगा। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि 15.3 ग्राम क्या होगी साथियों, मिश्र धातु में सोने का वजन होगा। ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर जो है वो 160 का है, और उन दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल करके बताइए कितना आएगा, है ना। देखिए साथियों सब मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, 3x है। यानी कि इन संख्याओं के बीच अंतर जो है, अंतर का मतलब क्या होता है साथियों, डिफरेंस दोनों को कराना है। ये अंतर जो है वो 160 है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, 2x बराबर साथियों 160 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160/2 हो जाएगा। इसको कट होगा तो ये साथियों यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब आपको संख्या पता चल जाएगी। देखिए 5x पहली संख्या और x बराबर 80 है, तो 8 पंजे 40, यानी कि पहली संख्या बन जाएगी 400, और दूसरी संख्या कितनी बन जाएगी, 8 गुणा 3, 8 3 24, यानी कि 240 दूसरी संख्या बन जाएगी। बस आपको क्या कराना है साथियों, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कराना है ना, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल साथियों करा लीजिए, है ना। कितने जीरो, 3 जीरो, तो 3 जीरो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और 4 चौक 16 आपका हो जाएगा, है ना। 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के 96,000 उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। संख्याएं अगर आपसे पूछी तो संख्याएं भी मैंने आपको बता दी हैं। बाई चांस पूछी जा सकती थी कि भाई दूसरी संख्या क्या होती है, पहली संख्या क्या होती है ना। चलिए खैर अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के 1/8 और उसके बाद लिखा हुआ है 2/12, सही से लिख देता हूं मैं। उसके बाद लिखा है 3/16 और उसके बाद लिखा है 4/20। इसमें भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न साथियों आप कैसे, कभी भी अगर ऐसे बटे में करके कई सारी संख्याएं आ जाए और पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसको निकालने की तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है
या ये वाली संख्या बड़ी है। ये डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। 12 की गुणा 1 से करोगे तो साथियों 12 एकम 12 आ जाएगा। 8 की गुणा 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा। अब मुझे बताइए 12 संख्या बड़ी होती है या 16? आप कहोगे 16 संख्या बड़ी होती है, तो इन दोनों में से ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये कट हो जाएगी क्योंकि ये छोटी है, हमें तो सबसे बड़ी निकालना है। अब हम कंपैरिजन साथियों किसका करेंगे? अब हम कंपैरिजन करें। देखिए मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है, आपको जब आता होगा ना तो आप बहुत आराम से कर लोगे, बहुत तेजी के साथ। देखिए अब हम इस संख्या को और इस संख्या का कंपैरिजन करेंगे कि 2/12 बड़ा है या 3/16। तो 16 दूना कितना हो जाएगा सातों? 16 दूना आपका 32 हो जाएगा और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। अब आप कहोगे 36 बड़ा है यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसको कट कर दो। अब हम सातों के देखेंगे कि ये 3/16 संख्या बड़ी है या आपकी 4/20 संख्या बड़ी है। तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 16 चौक कितना हो जाएगा? 64। आप कहोगे ये वाली संख्या बड़ी है, तो साथियों 4/20 संख्या जो होगी ये सबसे बड़ी होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और ऐसे ही आप सबसे छोटी भिन्न भी साथियों बता सकते हो। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा जाता है। मेज को 8% के लाभ पर बेचा जाता है और झूले को 8% की हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे लेन देन में साथियों लाभ होगा या हानि होगी? कितने का लाभ होगा अगर लाभ होगा, अगर हानि होगी तो कितने की हानि होगी? ये सारी चीजें साथियों यहाँ पर आपको बताना है। देखिए अगर कभी भी आपके सामने दो चीजें आ जाएं, वो कुछ भी आ सकता है, कुर्सी मेज आ सकती है, बैट बॉल आ सकती है, दो चीजें आ जाए और कहा जाए कि प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया, यानी कि मेज को भी 9,936 में बेचा गया है और झूले को भी 9,936 में बेचा गया, कहने के लेकिन एक चीज को इतने प्रतिशत के लाभ पर और दूसरी चीज को इतने प्रतिशत की हानि पर बेचा गया। अगर हानि समान है तो कहने के बताइए क्या होगा? तो इस सौदे में साथियों हमेशा क्या होती है? हमेशा हानि होती है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, है ना? तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब इसका एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं साथियों, x²/100। बस इसको आपको करना है, हानि प्रतिशत आपकी निकल आएगी बहुत आराम से। x क्या है? ये जो नंबर है प्रतिशत है, तो 8 गुणा 8 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा साथियों? 100 आपका आ जाएगा, है ना? तो इसको कैलकुलेट कर लो। देखिए 2 चौक और साथ 2 से कट करोगे 50 आ जाएगा, है ना? अब ये भी क्या हो जाएगा? 2 चौक ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ऊपर आपका 16 आ जाएगा, नीचे आपका 25 आ जाएगा। तो इसको साथियों और आप लोग कैलकुलेट कर डालिए, है ना? किससे कट करें साथियों? एक काम करिए, पॉइंट लगा देते हैं साथियों, पॉइंट लगा देते हैं और जीरो बढ़ा देते हैं, है ना? 25 एकम 25, 25 छंग कितना होता है? 150 होता है। अभी भी 10 बचे, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दिया, 25 चौक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो साथियों 0.65% की हानि होगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ? तो भाई साफ साफ नजर आ रहा है 20 इधर और 15 इधर, यानी कि 30-35 रुपए का लाभ हुआ है। तो 35 रुपए का लाभ हुआ, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। 35 रुपए बड़ा है दाम किससे? 280 से, तो 280 नीचे आ जाएगा। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 और 2 यानी कि 2.5 यहां पर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना? एक सेकेंड। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और 315 रुपए में बेच दिया, तो उसको साथियों कितना? 20-30-35, बिल्कुल 35% का लाभ हुआ। उसे कितना लाभ हुआ? 35 रुपए का लाभ हुआ। इसको प्रतिशत में साथियों अगर हम बदलेंगे, नीचे क्रय मूल्य आएगा, बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर इसको कट करते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, है ना? ऊपर आपका 500 आ जाएगा, नीचे आपका 40 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना? 4 एकम आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। और 4 पंजे 20 यानी कि 12.5% का आपको प्रॉफिट होगा। पता नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत हो गई थी शायद, है ना? कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई होगी, खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ए और बी एक कार को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना? कहने कि यदि ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होता है? देखिए ए की अगर बात करें, एक कार्य 10 दिन में करता है। बी की अगर बात करें, एक कार्य साथियों 12 दिन में करता है। यदि ए से, अब यहां पर साथियों एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 10 से भी कटे और जो कि 12 से भी कटे, तो वो नंबर 120 हो जाएगा, है ना? यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? 12 और यहां पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितनी कितनी बार में कटेगा ये मैंने लिखा है। तो ये नंबर क्या होता है? ये होता है साथियों टोटल काम। ये क्या होता है साथियों? ये होता है आपका टोटल काम, ठीक है ना?
ये टोटल काम आपका हो जाएगा। और अगर बात करते साथियों, कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 12 काम करता है, बी एक दिन में 10 काम करता है। तो अगर ए से शुरू करें और एक एक दिन छोड़कर कार्य, यानी कि पहले दिन मान लीजिए ए ने काम किया, ए डेली 12 काम करता है, और दूसरे दिन काम किया बी ने जो कि 10 काम करता है, यानी कि कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में आपका साथियों 22 काम हुआ है ना। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें 2 दिन में कितना काम हो गया, अब इसकी गुणा किससे कराएं साथियों, ये एक बार मुझे आप लोग बताइए जरा। देखिए अगर इसकी गुणा हम 5 से कराते तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा, है ना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 11 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। 5 से गुणा कराएंगे, ठीक है, तो कितना हो गया साथियों, ये 110 हो गया। और इसकी भी गुणा साथियों 5 से कराएंगे, यानी कि 10 दिन। तो मैं कहूंगा 10 दिन में कितना काम हो गया है, 110 काम हो गया। अब अगले दिन साथियों ये काम करेगा, ये काम करेगा ना, तो कुल मिला के 10 दिन से कुछ ज्यादा दिन का समय लगेगा। यहाँ पर पूरा पूरा लगभग लगभग 10 दिन लगा है ना, 10 दिन लिखा है, तो 10 दिन साथियों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे साथियों आप करेंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते, देखिए 10 दिन तो पूरे पूरे लग गए, है ना। अब कितना काम बचा है, अब 10 काम बचा है, और बारी किसकी है, इसकी है, 12 की है, तो इतने दिन का समय लगेगा साथियों। 10 सही 10/12 यहाँ पर होना चाहिए था, 10 सही 10/12 यहाँ पर होना चाहिए था, है ना। तो साथियों आपके इतने क्वेश्चंस थे, ये आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे, मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, है ना, सारे यहाँ पर क्वेश्चंस देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।